हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम के अंदर हमने नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली। ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ब्लड ग्रुपिंग जो है वो क्या होता है, उसके प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं बेसिकली और कितने टाइप का। तो लास्ट क्लास में हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज वाले वीडियो लेक्चर जो है उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं RH ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो RH ब्लड ग्रुपिंग जो है इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टेनर एंड बियरर इन 1940 बेसिकली। ठीक है, तो वो जो RH ग्रुप है या RH जो ब्लड है इट इज कम्स फ्रॉम द रीसस मंकी, क्योंकि ये सबसे पहले इस RH को RH एंटीजन्स को फाइंड आउट किया था रीसस मंकी के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से इस सिस्टम को भी हम क्या बोल देते हैं, RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये RH ब्लड ग्रुपिंग जो है वो बेस्ड है, डिपेंड करती है RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC बेसिकली। अगर उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, RBC के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा या RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, देन द ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे RH एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे RH ब्लड ग्रुप को दो टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, वन इज RH पॉजिटिव, अनदर इज RH नेगेटिव। तो यहाँ RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि अगर RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर, दिस इज RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, इफ इट इज प्रेजेंट, देन द ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द RH पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा, अगर RBC की मेम्ब्रेन पे किसी टाइप से कोई RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, किसी टाइप से कोई RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, देन द ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव। उस ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो कई केसेस में ऐसे देखने को बनता है कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ठीक है, AB पॉजिटिव या A नेगेटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव। तो वह नेगेटिव और पॉजिटिव जो है साइन, इट इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर, ठीक है, व्हिच इज लोकेटेड एट द मेम्ब्रेन ऑफ RBC। ठीक है, तो अगर RBC की मेम्ब्रेन पर RH फैक्टर प्रेजेंट है और किसी इंडिविजुअल का जो ब्लड है उसके अंदर उस RBC की मेम्ब्रेन पे A एंटीजन भी प्रेजेंट है, एंटीजन A भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सच ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज A पॉजिटिव। उसको हम कंसीडर करते हैं क्या, A पॉजिटिव। तो यहाँ पे A जो है इट कम्स फ्रॉम द एंटीजन A एंड पॉजिटिवनेस इज कम्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर्स या RH एंटीजन और RBC मेम्ब्रेन। ठीक है, सिमिलर लाइक दिस, तो किसी इंडिविजुअल का मेम्ब्रेन जो है RBC मेम्ब्रेन, उस पर RH फैक्टर तो एब्सेंट है लेकिन उसके A एंटीजन प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो सच ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज A नेगेटिव। उसको हम कंसीडर करते हैं क्या, A नेगेटिव से बेसिकली। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कि डिफरेंट टाइप के एक ब्लड ग्रुपिंग होता है, A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ये जो पॉजिटिव साइन है इट कम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर ऑन RBC मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ केस हो सकता है A नेगेटिव, B नेगेटिव हो सकता है, AB नेगेटिव भी हो सकता है और O नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे AB O, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटी एंटीजन को बेसिकली, जबकि ए नेगेटिव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर ऑन मेम्ब्रेन, RBC मेम्ब्रेन बेसिकली। ठीक है, तो इस RH फैक्टर के बेसिस पे बात आता है कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ इसका एक केस आता है, इसका अगर जेनेटिक बेसिस अगर देखा जाए तो यहाँ R पॉजिटिव केस है, RH पॉजिटिव वाला जो केस है उस RH पॉजिटिव को इंडिकेटेड किया जाता है कैपिटल R या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट एलील से। दे आर होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, या इसको और रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैपिटल R और स्मॉल r, दे आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक
ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल के पास या तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, तो सच इंडिविजुअल विल रिप्रेजेंट द RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो डोमिनेंट एलील्स हैं वो उस RH फैक्टर को प्रोड्यूस करवाने में अपना रोल प्ले कर देते हैं इसमें। सिमिलर लाइक RH नेगेटिव जो है, RH नेगेटिव जो केस है नेगेटिव, तो इस RH नेगेटिव में जो जीनोटाइप होगा उस इंडिविजुअल का, ठीक है, नेगेटिव इन द सेंस यहाँ पे बताया था कि RBC के मेम्ब्रेन पे किसी टाइप से कोई RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है या एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये स्मॉल r, ठीक है, या रिसेसिव कंडीशन की वजह से ऐसा होता है कि उस इंडिविजुअल के पास डोमिनेंट एलील तो आया नहीं थे या डोमिनेंट जीन तो आया नहीं था, तो उसके पास जीन कैसा आया, रिसेसिव जीन आया, ठीक है। तो उनके दोनों एलील्स जो हैं उस रिसेसिव जीन के, दैट इज वो स्मॉल r ही होंगे, ठीक है, रिसेसिव। और रिसेसिव जो है वो एक्सप्रेशन में किसी टाइप से कोई कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं करते, तो इस वजह से यहाँ पे जो RH एंटीजन जो होगा ना वो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होगा ना उसके अंदर जीनोटाइप जो होगा वो स्मॉल r या रिसेसिव एलील्स आएंगे बेसिकली, ठीक है। तो इसका एक केस है RH एंटीजन या RH ब्लड ग्रुपिंग का एक मिसमैचिंग का केस है, या नॉन कंपैटिबल या अनकंपैटिबल पेरेंट्स जो होंगे। कंपैटिबल और अनकंपैटिबिलिटी का मीनिंग क्या है, अगर इंडिविजुअल्स जो है, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस के साथ साथ वो बेबी का नॉर्मली डेवलपमेंट कर पाते हैं RH एंटीजन्स के बेसिस पे या RH ब्लड ग्रुप के बेसिस पे, तो दे आर कंपैटिबल, ठीक है। दूसरा इनकम्पेटिबल या नॉन कंपैटिबल वाला जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके केस में क्या हो, मिसमैचिंग बनता है अगर, ठीक है, तो वहाँ वो उनका जो बेबी होगा वो नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्यों नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाता, उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो अनकम्पैटिबल या नॉन कंपैटिबल पेरेंट्स विल डेवलप द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, और इसको HDN भी बोला जाता है। HDN का मीनिंग क्या है, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, या इसको येलो बेबी कंडीशन भी बोला जाता है बेसिकली। तो ये नॉन कंपैटिबल वाला जो केस है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। मैं आपको यहाँ पे इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। पहले तो कंपैटिबल वाले केस देख लेते हैं। अगर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल जो है वो RH पॉजिटिव, दोनों इंडिविजुअल अगर RH पॉजिटिव है, दे लीव या दे कॉजेज द कंपैटिबिलिटी, ठीक है। दूसरा, मेल अगर RH नेगेटिव है और फीमेल अगर RH पॉजिटिव है, तो इट विल ऑल्सो लीड टू द कंपैटिबिलिटी। लेकिन दूसरा केस RH नेगेटिव मेल है और RH नेगेटिव ही फीमेल है, तो दीज थ्री केसेस कॉजेज द कंपैटिबिलिटी। ये कॉज करते हैं क्या, कंपैटिबिलिटी बेसिकली। जबकि अगर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, तो इनके केस में डेवलप होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, और दिस केस इज इनकम्पैटिबल, इन या नॉन कंपैटिबल, नॉन कंपैटिबल पेरेंट्स, कंपैटिबल पेरेंट्स, ठीक है। तो नॉन कंपैटिबल जो पेरेंट्स हैं इनके बीच में डेवलप होगा क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस बेसिकली, ठीक है। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का मीनिंग क्या है, और इससे क्या प्रॉब्लम्स होगी, जो न्यूबॉर्न होगा, ठीक है, सपोज इन दोनों इंडिविजुअल्स का मैरिज किया है, तो यहाँ इनके केस में जो भी बेबी डेवलप होगा, ठीक है, वो तो आराम से सर्वाइव कर पाएगा, वो आराम से पर्चुएट हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर केस नॉन कंपैटिबिलिटी वाला है, ठीक है, तो उसके केस में क्या है, यहाँ पे नॉन कंपैटिबल या अनकंपैटिबल केस क्या है कि वह मेल जो है वो मेल तो RH पॉजिटिव है, जबकि फीमेल जो है वो RH नेगेटिव है, मेल तो RH पॉजिटिव है,
या हम इसको डोमिनेंट भी बोल रहे हैं, और फीमेल जो है वो नेगेटिव, RH नेगेटिव, ठीक है, जिसको हम रिसेसिव कंडीशन भी बोल रहे हैं वैसे। तो जब कभी भी इनका मैरिज हुआ, ठीक है, और जब कभी भी इनका प्रेगनेंसी आया, तो उस टाइम जो न्यूबॉर्न होगा उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा। अब ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्यों आया, रीजन क्या है उसके पीछे, कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, उस फर्स्ट लॉ के अंदर ये बताया था कि द डोमिनेंट फैक्टर रिमेन डोमिनेंट इन F1 जनरेशन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इनका जो क्रॉसिंग हुआ, तो क्रॉसिंग में दिस इज द F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन में ये डोमिनेंट फैक्टर था, तो F1 जनरेशन में भी क्या है, वो डोमिनेंट फैक्टर ही आया। लेकिन यहाँ पे मदर कैसा है, वो RH नेगेटिव। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम the blood of mother and blood of fetus do not exposes because both are separated by a connection, a bridge which is known as the placenta, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ मदर और बेबी के ब्लड के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता है कि मदर का ब्लड जो होता है पहले उस फीटस के पास जाता है, फीटस से फिर वापस आता है, बेसिकली नहीं, बोथ ब्लड्स आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। तो यहाँ पे जब इनका फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी the mother blood do not, they are not exposed, the blood of fetus basically, fetus वो ब्लड के फीटस के ब्लड के साथ एक्सपोज नहीं करते। तो यहाँ पे मदर का जो ब्लड था दैट वाज RH नेगेटिव, और फीटस का जो ब्लड था दैट वाज RH पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, जबकि ये कैसा था, RH नेगेटिव था, ठीक है। तो अब RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव फीटस डेवलप होगा, ठीक है। तो जब इनका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, अभी तो क्या है कि बोथ आर सेपरेटेड बाय, बोथ ब्लड्स आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। मैं आपको लिख भी देता हूं, हियर बोथ ब्लड आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। तो वो प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेटेड है, इस वजह से वहां दोनों के बीच में किसी टाइप से कोई एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जब कभी भी डिलीवरी होगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ फीटस ब्लड टू द मदर ब्लड, ठीक है। तो वहां कोई केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फीटस का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, it is possible of exposure of fetus blood to mother, वो मदर के ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज होने का, ठीक है, एक्सपोज होने का पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा हुआ कि फीटस का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया मदर के अंदर, ठीक है, तो RH पॉजिटिव जो एंटीजन है वो RH पॉजिटिव एंटीजन्स एंटीबॉडी डेवलप करने लगेगा मदर के अंदर, मदर के ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये आपको देखा कि जब तक किसी टाइप से कोई एक्सपोजर नहीं था, तो दोनों का ब्लड, मदर का ब्लड एज वेल एज फीटस का ब्लड जो था वो सेपरेटेड थे थ्रू द प्लेसेंटा बेसिकली। तो यह मदर फीटस का जो ब्लड था वो RH पॉजिटिव था, जबकि मदर का जो ब्लड था वो RH
नेगेटिव था, RH नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम तो क्या हो रहा था, यहाँ पे RH नेगेटिव ब्लड जो था वो मदर का फीटस के ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल जो थे वो सेपरेटेड थे किससे, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा जो कि एक ब्रिज है, ठीक है, एक जंक्शन है या फिर एक ब्रिज है बिटवीन फीटस एंड मदर। ठीक है, ये तो फीटस है, फीटस, और ये मदर ब्लड, मदर ब्लड। ठीक है, तो जब तक फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो सेपरेटेड है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बेबी को न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है जो और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है रिलीज करने का जरूरत पड़ता है, तो वो सारा काम प्लेसेंटा के थ्रू होता है और जस्ट डिफ्यूजन के बेसिस पे होता है कि मटेरियल जो है चाहे न्यूट्रिएंट्स है चाहे वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, तो वो डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम फीटस, फ्रॉम मदर टू फीटस एंड फीटस टू मदर बेसिकली। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, अगर फर्स्ट डिलीवरी का केस हुआ या फर्स्ट डिलीवरी के टाइम देयर इज द पॉसिबिलिटी मदर के ब्लड का और फीटस के ब्लड का या फीटस के ब्लड का मदर के ब्लड का एक्सपोज होने का पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा हुआ कि फीटस का ब्लड जो है वो मदर के ब्लड के साथ एक्सपोज हुआ, तो उस टाइम क्या होता है कि जो RH एंटीजन था, ये तो RH पॉजिटिव था, RH पॉजिटिव ब्लड वाला फीटस था बेसिकली। तो उस टाइम क्या है, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम तो फीटस का ब्लड एक्सपोज हुआ है, क्योंकि फीटस का ब्लड क्या था, RH पॉजिटिव, वो एक्सपोज हुआ मदर के ब्लड के साथ। ठीक है, तो मदर के ब्लड के अंदर जो बी सेल्स होंगी, बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती है बेसिकली। तो ये बी सेल्स जो होंगी ना, दे रिकॉग्नाइजेस द RH एंटीजन, वो उस RH एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके प्रोड्यूसेस द anti-RH एंटीबॉडीज। ये प्रोड्यूस कर देंगे क्या, anti-RH एंटीबॉडी बेसिकली, anti-RH एंटीबॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट डिलीवरी तो हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम क्या हुआ ना कि मदर फीटस का ब्लड इसके साथ एक्सपोज हुआ, तो मदर के ब्लड में, ठीक है, वो anti-RH एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया। इन द सेंस मीनिंग क्या कहने का कि दीज anti-RH एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट द RH पॉजिटिव। इन एंटीबॉडीज को जब कभी भी RH पॉजिटिव मिलेगा तो दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय दिस RBC। ठीक है, वो उस RBC का कैटालाइसिस कर देंगे, उस RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो सेकंड टाइम जब प्रेगनेंसी हुआ, ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस था। अब सेकंड टाइम के लिए मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये सब सेकंड केस होता है। यहाँ अब मदर के ब्लड के अंदर ये RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, जो कि मदर का ब्लड तो कैसा था, नेगेटिव, RH नेगेटिव, लेकिन उसके अंदर डेवलप हो गया था क्या, anti-RH एंटीबॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम फिर से वही फीटस का डेवलपमेंट होगा, फीटस फिर से वही प्लेसेंटा के थ्रू मदर के साथ एसोसिएटेड होगा। लेकिन यहाँ सेकंड केस में, फर्स्ट केस में सेकंड में डिफरेंस है। अभी सेकंड केस में मदर के ब्लड के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, लेकिन फर्स्ट केस में ऐसा नहीं था, फर्स्ट डिलीवरी के या फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि माँ, मदर और फीटस का किसी टाइप से ब्लड का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ। लेकिन जब डिलीवरी हुआ था तो डिलीवरी के टाइम फीटस का जो ब्लड था वो मदर के ब्लड के साथ एक्सपोज हुआ तो ब्लड के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट हुआ। तो सेकंड प्रेगनेंसी जब आया तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या हुआ कि अब मदर के ब्लड के अंदर जो anti-RH एंटीबॉडीज है, ठीक है, दीज anti-RH एंटीबॉडीज बिगिन टू डिफ्यूज टुवर्ड द बेबी। उस फीटस के तरफ डिफ्यूज होने लगेगा। ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के बेसिस पे उस फीटस के पास जाएगा। तो फीटस की जो RBC है, और पता है कि फीटस तो ऑलवेज कैसा होगा, RH पॉजिटिव ही होगा। तो फीटस की जो RBC है तो उसके ऊपर RH पॉजिटिव एंटीजन है, RBC के ऊपर। ठीक है, तो RH पॉजिटिव जो एंटीजन है, ठीक है, दिस RH पॉजिटिव एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय
एंटी आर एच एंटीबॉडीज जो कि मदर के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है, तो दीज एंटी आर एच एंटीबॉडी बिगिन टू डिफ्यूजेस टुवर्ड द फीटस, वो फीटस की तरफ डिफ्यूज होने लगे। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये एंटीबॉडी जो है वो अगेंस्ट है आर एच पॉजिटिव के, जो कि फीटस के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो दीज एंटी आर एच एंटीबॉडीज, दीज एंटी आर एच एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेज द आर एच एंटीजन, ये सारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस आरबीसी को रिकॉग्नाइज करके ही इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये आर एच एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइजेज द आर एच एंटीजन प्रेजेंट ऑन फीटस आरबीसी। ठीक है, एंड these antibodies get destroyed and catalyze the RBC, इस RBC को क्या कर देंगी, destroy। तो RBC अगर destroy होता जाएगा तो it will lead to the anemic condition, उस फीटस के पास, उस बेबी के पास, उस न्यूबॉर्न के पास एक एनीमिक कंडीशन डेवलप होता जा रहा है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, लेकिन हीमोग्लोबिन जैसे जैसे आरबीसी कैटालाइसिस होता गया हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होता चला गया, तो उस बेबी के पास डेवलप होता जाएगा क्या, एनीमिक कंडीशन। ठीक है, और जॉन्डिस वाला कंडीशन भी डेवलप होता जाएगा। जॉन्डिस वाला कंडीशन क्यों डेवलप होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जैसे आरबीसी का कैटालाइसिस हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ, तो हीमोग्लोबिन जो रिलीज हुआ था उस हीमोग्लोबिन का लिवर के पास जाके नहीं फर्दर बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। तो उस फीटस के पास बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो कि बाइल पिगमेंट्स हैं, उन पिगमेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इस बेबी के पास डेवलप हो जाएगा येलो कंडीशन, येलो कंडीशन। और जो बेबी होगा वो सफर होगा जॉन्डिस से, जॉन्डिस। ठीक है, कोई भी सफर हो जाएगा इससे जॉन्डिस से। तो यहाँ ज़्यादा एक्सेस कंडीशन हुआ तो बेबी जो होगा ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर अगर इसका डिलीवरी हुआ, बर्थ भी हुआ तो वो एनीमिक कंडीशन से सफर मिलेगा, फिर जॉन्डिस वाली कंडीशन से सफर मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं, ओवरऑल इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइडेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइडेलिस, और एचडीएन। एचडीएन का मीनिंग होता था हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, और येलो बेबी कंडीशन, येलो बेबी कंडीशन। तो ये पूरा नॉन कंपेटिबिलिटी का केस था पेरेंट्स के बीच में। अगर नॉन कंपेटिबल पेरेंट्स हैं तो उनके बीच में ये कंडीशन के जो फीटस होगा, उनका जो बेबी होगा, ठीक है, जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर ये कंडीशंस हमें मिलेगा इसीलिए। अब बात आता है कि अगर मदर ये है, उसकी ब्लड के अंदर एंटी आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज डेवलप हो गया है, ठीक है, तो ऐसे तो उनका बेबी जो होगा वो हमेशा अफेक्टेड आएगा, हर प्रेगनेंसी में अफेक्टेड आएगा। तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फर्टिलिटी कंडीशन ऐसा है जिसमें उसका बेबी बार बार अफेक्टेड आ रहा है, तो उस कंडीशन को सॉल्व आउट करने के लिए वह डॉक्टर क्या होता है ना कि वो एंटी आर एच एंटीबॉडीज उस मदर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, इंजेक्ट कर देता है बेसिकली। ठीक है, तो वो केस में आपको बता रहा हूँ कि मदर ने डॉक्टर ने जो इसको इंजेक्शन दिया उसमें क्या हुआ है, गैस कनेक्शन को भी सेपरेट। ये मान लो कि ये मदर का ब्लड है अभी इस टाइम जिसके अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज, तो डॉक्टर क्या करेगा उस कंडीशन को सॉल्व आउट करने के लिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइडेलिस कंडीशंस को सॉल्व आउट करने के लिए एक इंजेक्शन इंजेक्ट करेगा मदर के अंदर, और इस इंजेक्शन के अंदर इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी एंटी आर एच एंटीबॉडी, ठीक है, तो इनके भी अगेंस्ट एंटीबॉडीज इंजेक्शन के थ्रू मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इंजेक्शन कंटेन एंटी आर एच एंटीबॉडी, एंटी
RH एंटीबॉडीज, इन द सेंस ये इन एंटीबॉडीज के भी अगेंस्ट है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज का काम होता है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ही इन एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया डॉक्टर ने थ्रू द इंजेक्शन, तो दीज एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइजेज द एंटी RH एंटीबॉडीज, ये इनको रिकॉग्नाइज करके नहीं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दीज एंटी RH एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइजेज द एंटी RH एंटीबॉडीज, ठीक है, एंड कॉजेज द डिस्ट्रक्शन, इनको क्या कर देंगी वो डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो डिस्ट्रॉय कर देंगी तो अब मदर के ब्लड के अंदर, ठीक है, फिर से वो नॉर्मल कंडीशन ही डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मदर के ब्लड के अंदर जो एंटी RH एंटीबॉडीज जो डेवलप हुआ था, ठीक है, वो एंटी RH एंटीबॉडीज को क्या है इंजेक्शन के बेसिस पे उन एंटीबॉडीज ने कौन सी एंटी RH एंटीबॉडीज ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट टाइम होगा वो नॉर्मल केस की आता जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या था, एक RH ब्लड ग्रुप का नॉन कंपेटिबल पेरेंट्स के बीच में एक प्रॉब्लम था बेसिकली, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है नीट पर्पस से या नीट में बेसिकली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन्स क्या है, पूछ लेता है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडिया क्या है। तो ब्लड ग्रुप तो अलग अलग टाइप्स के, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, इसके अंदर भी फर्दर ए नेगेटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो इनमें भी पूछ लेता है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडिया, देन आंसर विल बी ओ पॉजिटिव, वो आंसर क्या आएगा बेसिकली ओ पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा, द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। आंसर विल बी ए बी नेगेटिव, तो आंसर क्या है हमारा ए बी नेगेटिव, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट फिर पूछ लेता है कि द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। अब हमें पता है कि यूनिवर्सल डोनर जो था वो ब्लड ग्रुप था, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में भी फर्दर कंडीशन दे दिया ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, इनमें से दोनों में से कौन सा है। वो तो ठीक है, मान लिया कि ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन वहां कंडीशन दे दिया ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तब हम क्या उसमें से क्या फाइंड आउट करेंगे, या फिर कौन सा उसमें करेक्ट आंसर आएगा। देन आंसर विल बी द ओ नेगेटिव, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। दूसरा पूछ लिया जाए यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, ठीक है। पता है ना कि रेसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल वो ए बी ब्लड ग्रुप था, लेकिन यहाँ ए बी को भी फर्दर डिवाइड कर दिया, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव बेसिकली। तो वहां पे भी अगर हम देखें तो आंसर क्या आएगा उस जगह पे ए बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ स्टेटमेंट्स हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जहाँ से स्टूडेंट जो है ना वो फर्स्ट था, ठीक है। जनरल कंडीशन तो सबको पता होता है कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन उसने और उसको थोड़ा डिटेल में पूछ लिया तो आंसर विल बी दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा जो आज का जो वीडियो था उस RH ब्लड ग्रुपिंग को लेकर दिया था, ठीक है। तो इनके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उनको करोगे तो आपका दिमाग थोड़ा और अच्छे से ओपन होगा, अच्छे से खुलेगा बेसिकली, क्योंकि एनालाइजिंग पावर उन क्वेश्चन से आता है, ठीक है। थ्योरी तो ठीक है कि हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन उस थ्योरी को कैसे मॉडिफाइड किया जाता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है, तो आपके वो क्वेश्चन जो है वो आते जाएंगे आपको धीरे धीरे करके।